जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के एक ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत की पंचवर्षीय योजनाओं से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी यूट्यूब चैनल, किसी बुक या फिर किसी अदर रिसोर्सेस पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके बहादुर सर का वादा है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कब से किया गया। दोस्तों, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया 1 अप्रैल 1951 से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया, तो भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो JL नेहरू जो हैं उस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये भी याद रखना। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए किस आयोग का गठन किया गया। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए एक आयोग का गठन किया गया। ठीक है, कौन से आयोग का, योजना आयोग का गठन किया गया। तो आपसे पूछा जाता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया। मई डेट से याद रखना, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन होता है। ठीक है, और योजना आयोग का गठन किस उद्देश्य से होता है, तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण करने के लिए ये आयोग बनाया जाता है, योजना आयोग। नंबर थर्ड क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए गठित योजना आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा करी जाती थी। तो दोस्तों, जब योजना आयोग बना, ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता करेगा कोई ना कोई, तो इसकी अध्यक्षता करी जाती थी प्रधानमंत्री के द्वारा, करी जाती थी और करी जाती है। ठीक है, मतलब अब योजना आयोग बदल गया है, अब योजना आयोग की जगह क्या आ गया है, नीति आयोग। तो चाहे योजना आयोग की पूछा जाए या फिर नीति आयोग का, इनका अध्यक्ष कौन होता है, तो जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी दी जाती थी। अब देखिए, हमने क्या पढ़ा कि योजना आयोग के द्वारा, किस आयोग के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया। लेकिन भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी किसके द्वारा दी जाती थी, मंजूरी की बात हुई है तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनको मंजूरी दी जाती थी। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ 6 अगस्त 1952 को। कब, 6 अगस्त 1952 को इसका गठन होता है। एक एक फैक्ट याद रखना, ये सारे फैक्ट एज अ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई। तो भारत में पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा है ये पूछा जाता है किसके द्वारा पेश करी गई, तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश करी गई। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस देश से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया, किस देश से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया। ठीक है, पहली जो पंचवर्षीय योजना है इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 1951 में। ठीक है, और कब तक चलती है, 1956 तक चलती है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, इस योजना में GDP का वार्षिक लक्ष्य कितना रखा गया ये पूछा जाता है। GDP का जो वार्षिक लक्ष्य है ये रखा गया 2.1%। और उपलब्धि कितनी हासिल करी, तो अपन ने उपलब्धि हासिल करी 3.60%। ठीक है, ये उपलब्धि हासिल करी। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये किस मॉडल पर आधारित थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना, काफ़ी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं, कौन से मॉडल पर आधारित थी, तो ये हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी।
तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है इसमें कृषि का विकास को प्राथमिकता दी गई थी, यानी कि कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, अब जो पहली पंचवर्षीय योजना है इससे जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम एक बार में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो कार्यकाल याद रखना, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है कृषि को। किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है? कृषि को प्राथमिकता दी जाती है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये योजना सफल रही क्योंकि इस योजना में जीडीपी का जो वार्षिक लक्ष्य है ये 2.1% रखा गया। ठीक है, और अपन ने उपलब्धि कितनी हासिल करी? तो लक्ष्य रखा गया 2.1% और उपलब्धि हासिल करी 3.60%। ठीक है, मतलब ये योजना जो है ये सफल मानी जाती है। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय को 18% राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि दर्ज करी गई और प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि दर्ज करी गई। ठीक है, ये थी पहली पंचवर्षीय योजना। अब बताइए निम्न में से किस सिंचाई परियोजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के दौरान शुरू किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर जो भांगड़ा नागल परियोजना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है और व्यास परियोजना है, ये तीनों परियोजना जो हैं ये पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। ठीक है, तो तीनों के नाम याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जनरेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आर्थिक और सामाजिक योजना को किस सूची में रखा गया? तो आर्थिक और सामाजिक योजना को रखा गया समवर्ती सूची में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान आती है, ठीक है, इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1956 से लगाकर 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहता है। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? पूछा जाता है तो आप कहेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें राष्ट्रीय आय वृद्धि लक्ष्य रखा गया। ठीक है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि लक्ष्य रखा गया 25% का, लेकिन राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई, ठीक है, 5 साल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, लक्ष्य 25% का रखा था लेकिन 20% की वृद्धि हो सकी राष्ट्रीय आय में। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, इस योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग और खनिज को प्राथमिकता दी गई। देखिए जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें सबसे पहले प्राथमिकता दी गई उद्योग और खनिज को। ठीक है, और इसमें द्वितीय प्राथमिकता भी दी गई थी। द्वितीय प्राथमिकता दी गई थी यातायात और संचार को, लेकिन आपको याद रखना है कि इसमें प्राथमिकता दी गई थी उद्योग और खनिज को। नेक्स्ट, भारत में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार करी गई? तो दोस्तों जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, ये सोवियत संघ के 1928 के फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार करी गई थी और ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी? तो भारत सहायता क्लब जो है इसकी स्थापना करी गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन मैंने सीक्वेंस में लिए हैं। ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चन नहीं लिए हैं। सीक्वेंस में पढ़ने से ये होता है कि आपको सारी चीज़ें क्रम से याद हो जाती हैं और यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है इस प्रकार की वीडियो से। ठीक है, मेरी कोशिश रहती है हमेशा कंटेंट को बेस्ट बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान करी गई थी? आप लोग अपना आंसर भी लगाइए कमेंट सेक्शन में, तो ऐसे में आप लोग एज अ टेस्ट भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि वो कौन कौन से इस्पात कारखाना हैं जिनकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान करी गई थी। तो दोस्तों दुर्गापुर इस्पात कारखाना, भिलाई इस्पात कारखाना
और राउरकेला इस्पात कारखाना, ये 3 बड़े इस्पात कारखाने खोले गए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है इसके बारे में क्या क्या पूछा जाता है हम सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले तो कार्यकाल 1956 से 1961, और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल, किस मॉडल पर यह आधारित थी, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित थी। उद्देश्य क्या था, समाजवादी समाज की स्थापना करना, और इसमें प्राथमिकता दी जाती है उद्योग और खनिज को, और इसके लिए लक्ष्य क्या रखा जाता है, तो राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना लक्ष्य रखा जाता है। लेकिन उपलब्धि क्या हासिल हो पाती है, तो राष्ट्रीय आय में 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, इस योजना में उद्योगों पर ज़्यादा बल दिया गया, और इसी योजना के दौरान 3 बड़े इस्पात कारखाने स्थापित भी करे गए। कौन कौन से, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखाना, ये 3 इस्पात कारखाने स्थापित करे गए दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। बताइए अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना के संबंध में पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किससे प्राप्त है, तो योजना के संबंध में जो पहला विचार प्रस्तुत किया था वो एम विश्वेश्वरैया ने किया था। किसने, एम विश्वेश्वरैया ने। और बताइए कि किस व्यक्ति को भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक कहा जाता है, तो भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक जो है ये सर एम विश्वेश्वरैया के लिए ही माना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सर एम विश्वेश्वरैया को भारतीय आर्थिक योजना का जनक कहा जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये इनकी पुस्तक का नाम है। और इस पुस्तक में भारत के आर्थिक विकास के 10 वर्षीय राष्ट्रीय योजना का सुझाव दिया गया था। ठीक है, इनने 10 वर्षीय राष्ट्रीय योजना का सुझाव दिया था। ठीक है, लेकिन ये सुझाव नहीं माना गया और 5 पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करी गई थी। ठीक है, बताइए कि सन 1934 में सर्वप्रथम किसने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक लिखी, तो भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, इसको यदि इंग्लिश में पूछा जाए तो आपसे पूछा जाएगा प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नाम की जो बुक है ये किसने लिखी थी, वो आप कहेंगे सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। और कब लिखी थी, तो 1934 में लिखी थी। ठीक है, अब आ जाती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए फटाफट से, अपना आंसर लगाइए, क्योंकि मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा आपका स्कोर कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये 1961 से 1966 तक चलती है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा जाएगा, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी जाती है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें मुख्य रूप से उद्योग को प्राथमिकता दी गई, साथ साथ में खनिज को भी प्राथमिकता दी गई थी और यातायात को भी प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन मुख्य रूप से उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। अब जो तीसरी पंचवर्षीय योजना आ जाती है, ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो इसमें उद्योग तो रहते ही हैं, कृषि तो रहती ही है, प्लस में उद्योग को भी प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी जाती है तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, बताइए कि बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किस देश की सहायता से हुई, तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है ये रूस देश की सहायता से होती है। ठीक है, बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब होती है, 1964 में। और ये कहाँ पर है, तो ये है झारखंड में। कहाँ पर, झारखंड में। और आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान होती है, तो इसकी स्थापना यदि आपको याद है कि 1964 में इसकी स्थापना होती है, तो आप बता पाएंगे कि जो 3rd 5 ईयर प्लान है, तीसरी पंचवर्षीय योजना है, इसके दौरान स्थापना होती है। ठीक है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। इस प्रकार का कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। बताइए निम्न में से किस क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के समय हुई, तो दोस्तों जो हरित क्रांति है, ठीक है, इसकी शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय
योजना के दौरान होती है। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किस कृषि वैज्ञानिक को कहा जाता है। तो दोस्तों जो एम.एस. स्वामीनाथन हैं, इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और आपसे पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग के लिए विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो दोनों बातें आपको याद रखना है। बताइए, जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान करी गई थी। तो जमीनी स्तर पर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायती चुनाव की शुरुआत जो है ये करी गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में किस योजना को सर्वाधिक असफल माना जाता है। तो पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में सबसे ज़्यादा असफल योजना माना जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसको आप याद रखेंगे। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, इसके असफल होने का मुख्य कारण क्या था, क्यों होती है तीसरी पंचवर्षीय योजना इतनी ज़्यादा असफल। तो यहाँ पर 3-4 चीज़ें हुई थी। एक तो भारत चाइना का युद्ध हुआ था 1962 में, और भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था 1965 में, और एक अभूतपूर्व सूखा भी पड़ गया था। तो ये 3 मुख्य कारण हैं, इससे जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये सबसे ज़्यादा असफल मानी जाती है। ठीक है, अब तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसके बारे में जितने फैक्ट बनते हैं, जितने क्वेश्चन बनते हैं, सभी को मैं एक जगह बता देता हूँ। सबसे पहले कार्यकाल 1961 से 1966, और इसका उद्देश्य क्या है, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुँचाना। प्राथमिकता दी जाती है कृषि और उद्योग को, और जीडीपी वार्षिक लक्ष्य रखा जाता है इसका 5.6%। ठीक है, लेकिन प्राप्ति कितनी होती है, उपलब्धि अपन कितनी हासिल करते हैं, 2.8%। देखिए 5.6% की जो है वार्षिक लक्ष्य रखा जाता है, लेकिन उपलब्धि हासिल होती है 2.8%, यानी कि बहुत ज़्यादा असफल। इसी योजना के दौरान बोकारो एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना होती है 1964 में झारखंड में, और हरित क्रांति की शुरुआत भी होती है इसी योजना के दौरान 1966-67 में। ठीक है, और तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल मानी जाती है, और इसकी असफलता का मुख्य कारण है भारत चाइना युद्ध हुआ था 1962 में, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में, और एक अभूतपूर्व सूखा भी पड़ गया था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना इतिहास की सबसे असफल योजना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना की विफलता के बाद सरकार को प्रथम योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ती है। दोस्तों जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये सबसे असफल योजना रही, ये विफल योजना रही, और इसके बाद सरकार को प्रथम योजना अवकाश लाना पड़ा। दोस्तों जो है 3 योजना अवकाश लाए गए थे। ठीक है, तो 3 योजना अवकाश में से जो पहला योजना अवकाश है ये 1966 से लगाकर 1969 तक चलता है। ठीक है, और इस अवधि के दौरान एक साल के लिए 3 वार्षिक योजनाएं तैयार करी जाती हैं। ठीक है, 3 वार्षिक योजनाएं इस अवधि में तैयार की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच सरकार ने प्रथम योजना अवकाश घोषित किया। तो देखिए मैंने बताया कि जो पहला योजना अवकाश है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद शुरू किया गया। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल होने के बाद ये शुरू हुआ, और चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले ये शुरू हुआ। ठीक है, तो कौन सी 2 योजनाओं के बीच में ये चला, तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में जो पहला योजना अवकाश है ये लाया जाता है। ठीक है, बताइए कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना है इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कृषि वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रही। तो कृषि वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रही चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है इसमें किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई। तो सबसे ज़्यादा इसमें प्राथमिकता दी जाती है मुद्रास्फीति की
नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना। ठीक है, दोनों चीज़ों को प्राथमिकता दी जाती है, तो ए और बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बताइए जो चौथी पंचवर्षीय योजना है ये निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना ये जो है DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। मॉडल याद रखना, मॉडल से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, और 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता कब है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जुलाई 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रांति का प्रारंभ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुआ था? तो कौन सी क्रांति शुरू हुई थी? श्वेत क्रांति शुरू हुई थी, और श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये शुरू हुई थी। अब दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहले कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहता है, और ये जो योजना है ये DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी, और इसके लिए मतलब मुख्य इसका उद्देश्य क्या था? तो स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, और उच्च प्राथमिकता दी गई थी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना, इसके लिए मुख्य प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना के समय जो कृषि वृद्धि दर है ना, ये सबसे ज़्यादा रही, और इस योजना के दौरान जो 14 बड़े बैंक हैं इनका राष्ट्रीयकरण हुआ। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जुलाई 1969 में, और इस योजना के दौरान श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है, कब? 1970 में। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध है ये भी हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, अब आ जाती है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इसका कार्यकाल बताइए। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहता है 1974 से लगाकर 1978 तक, और ये जो योजना है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी योजना केवल 4 वर्षों तक चली? तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है ये 1974 से 1978 तक लगाकर केवल 4 वर्षों तक चली, क्योंकि 1978 में क्या हुआ था, जनता पार्टी की सरकार ने इस योजना को समाप्त कर दिया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल चल सकी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, बताइए किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? 5 स्टार लगाओ इस क्वेश्चन में, ये एग्जाम में छपता है। तो गरीबी हटाओ का नारा जो है ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बताइए किसने पांचवी पंचवर्षीय योजना का अधिगम पत्र तैयार किया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो अधिगम पत्र है, अप्रोच पेपर है, ये तैयार किया था DP धर ने। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत हुई? तो दोस्तों जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है इसी में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत होती है। ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी अवधि पूरी होने के 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई? तो देखिए मैंने बताया आपको कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल चली, तो या फिर अपनी अवधि पूरी होने के 1 साल पहले ही इसको समाप्त घोषित कर दिया। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है ये 4 साल ही चल सकी थी। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ ले एग्जामिनर, लेकिन आप यदि अच्छे से समझ के पढ़ते हैं ना तो उस क्वेश्चन को सही करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेते हैं। मतलब ये क्विक रिवीजन हो जाता है, और आप यदि नोट्स बना रहे हैं तो सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो यहीं पर मिल जाते हैं। 1974 से 1978 तक कार्यकाल, उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, और इसके लिए GDP का जो वार्षिक लक्ष्य है ये 4.4% रखा गया, और प्राप्ति होती है 4.83 की। इस योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई।
ये योजना केवल 4 साल चल सकी, यानी कि अपना कार्यकाल पूरा होने के 1 वर्ष पहले ही इस योजना को जनता पार्टी के द्वारा 1978 में समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब जो दूसरा योजना अवकाश है, ठीक है, ये इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो दूसरा योजना अवकाश है इसकी अवधि क्या थी, तो दूसरा योजना अवकाश रहता है 1978 से लगाकर 1980 तक। ठीक है, आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो दूसरा योजना अवकाश है ये किस पंचवर्षीय योजना के बाद लगाया गया, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद लगाया गया और 6वीं पंचवर्षीय योजना के पहले लगाया गया। ठीक है, याद रखना। अब 6ठी पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाती है, तो 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर लगाइए आप लोग और अपना स्कोर शेयर करना है। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 1985 तक माना जाता है। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चे शिकायत कर रहे थे कि बहादुर सर के वीडियो कम आते हैं चैनल पर, किसी अनदर टीचर के वीडियो ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों अब से ये सही बात है, मैं कम वीडियो ला पाता था, लेकिन अब से रोज़ाना एक वीडियो आपको बहादुर सर का मिलेगा और एक वीडियो आपको मिलेगा मैम का। मैम लाएंगे आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स, और आपके बहादुर सर जो हैं ये करंट अफेयर्स की मैराथन भी लाएंगे और स्टैटिक जीके को कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, याद रखना और चैनल से जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि अब जो है आपको हमेशा बेस्ट कंटेंट मिलेगा चैनल पर। बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और अभी मुझे मतलब लंबे समय तक मैं फ्री भी हूँ, तो चैनल के लिए ही, आप लोगों के लिए ही लंबे समय तक मैं वर्क करने वाला हूँ। निम्न में से जो 6ठी पंचवर्षीय योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 6ठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं। बताइए निम्न में से किस कार्यक्रम की शुरुआत 6ठी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के समय हुई? तो दोस्तों 6ठी पंचवर्षीय योजना के समय एक कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, कौन सा कार्यक्रम? तो एक तो चलाया गया TRYSEM, दूसरा चलाया गया IRDP और तीसरा चलाया जाता है NRIP। ये सारे कार्यक्रम जो हैं ये 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाए जाते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना करी जाती है? नाबार्ड बैंक की स्थापना हमेशा पूछी जाती है, तो इसकी स्थापना करी जाती है 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, नाबार्ड के बारे में जान लो। तो नाबार्ड की स्थापना जो है ये शिवरामन समिति की सिफारिशों पर करी जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिशों पर होती है? तो शिवरामन समिति की सिफारिशों पर नाबार्ड की स्थापना करी जाती है। 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक इसको हिंदी में कहते हैं। 1982 में स्थापना, हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर। ठीक है, अब बताइए कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया जाता है दोस्तों 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और किस पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया? तो विद्युत उत्पादन पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ लुढ़कती हुई योजना या फिर अनवरत योजना या रोलिंग प्लान को समाप्त करके की गई? क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी वो पंचवर्षीय योजना है जिसको शुरू किया गया लेकिन इसको बंद करके, इसको मतलब लुढ़कती हुई योजना या फिर अनवरत योजना या फिर रोलिंग प्लान को समाप्त करके। तो समझने वाली बात है दोस्तों, जनता पार्टी की सरकार थी और जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1978 से लगाकर 1983 तक की अवधि के लिए लुढ़कती हुई योजना बनाई गई। ठीक है, और लुढ़कती हुई योजना इसको अनवरत योजना या फिर रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। ठीक है, और इस योजना को समाप्त करके 6ठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप
तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो ड्राफ्ट है, ठीक है, जो प्रारूप है, ये किसने तैयार किया था? तो रामकृष्ण हेगड़े के द्वारा ये तैयार किया गया था। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। रामकृष्ण हेगड़े जनता पार्टी के नेता थे और ये कर्नाटक के सीएम भी रह चुके हैं। ठीक है, बताइए भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में दिया गया? तो भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1985 से लगाकर 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहता है। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है, ये निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? मॉडल हमेशा पूछा जाता है। तो डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब बताइए दोस्तों कि जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था रोजगार के अधिक अवसर जुटाना, न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली, देसी तकनीक का विकास। ये सारे उद्देश्य थे 7वीं पंचवर्षीय योजना के। निम्न में से किस योजना का आरंभ 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय हुआ? दोस्तों, जो जवाहर रोजगार योजना है, ठीक है, जवाहर रोजगार योजना, इसका आरंभ होता है 7वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसका आरंभ कब होता है? तो 1989 में जवाहर रोजगार योजना का आरंभ होता है। बताइए लकड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो गरीबी की माप सबसे पहले होती है 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। बताइए अब दोस्तों तीसरा योजना अवकाश आ जाता है। ठीक है, मैंने बताया कि टोटल 3 योजना अवकाश लाए गए। तो जो तीसरा योजना अवकाश है, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद लाया गया? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद लाया गया। और तीसरा योजना अवकाश, इसका जो कार्यकाल है ये कब से कब तक रहता है? तो ये चलता है 1990 से 1992 तक। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना अब शुरू हो जाती है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताइए। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चलती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो नवीन प्रारूप है, ठीक है, ये किसके निर्देशन में तैयार किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप प्रणब मुखर्जी के निर्देशन में शुरू किया गया। ठीक है, वो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसका प्रारूप 4 सरकारों ने अपने अपने तरीकों से तैयार किया? तो दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना है और इस योजना का ड्राफ्ट 4 सरकारों ने अपने अपने तरीकों से तैयार किया था। बताइए किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत होती है? तो दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत पूछी जाए तो आप कहेंगे 1993 में होती है। ये क्योंकि ये योजना है, पूछा जाएगा कब से शुरू की गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना में निम्न में से किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है? तो मानव संसाधन का विकास, रोजगार का विकास और शिक्षा व जन स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है 8वीं पंचवर्षीय योजना में। बताइए निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की जाती है। और आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना करी कब जाती है? तो आप कह देना 1993 में करी जाती है। ठीक है, बताइए 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहता है? अब 9th 5 ईयर प्लान आ जाती है और इसका कार्यकाल 1997 से 2002 तक रहता है। इस योजना की असफलता के पीछे आर्थिक मंदी को जिम्मेदार माना जाता है, यानी कि जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है ये असफल रही थी। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना के निम्न में से क्या उद्देश्य थे? तो विदेशी ऋणभार को बढ़ने से रोकना, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ये सारे जो हैं ये 9वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे। बताइए निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु सामाजिक न्याय एवं
समानता के साथ विकास करना था। तो दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना। बताइए, देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? दोस्तों अब आ जाती है 10वीं पंचवर्षीय योजना और इसका मुख्य उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। ठीक है, और 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात हुई है तो इसका कार्यकाल आप जान लो 2002 से लगाकर 2007 तक इसका कार्यकाल रहता है। ठीक है, और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त होती है? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट प्राप्त होती है। ठीक है, अब पूछा जाएगा जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना के समय होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जीडीपी में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज करी जाती है। ठीक है, और इसमें जीडीपी की वृद्धि दर कितनी दर्ज करी जाती है? तो 9% करी जाती है। ठीक है, और जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है इसका कार्यकाल कब से कब तक रहता है? 2007 से लगाकर 2012 तक इसका कार्यकाल रहता है। ठीक है, अब दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य यदि आपसे पूछा जाए तो तीव्रतम एवं समावेशी विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया? ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया है कि भैया जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है ये 2007 से लगाकर 2012 तक चलती है। तो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया। ठीक है, फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना को खालिस्तान की योजना भी कहा जाता है। तो इस योजना को क्या कहा जाता है? भारत की शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था 2011-12 तक उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाना, साथ ही जो दूरस्थ शिक्षा है, ठीक है, यानी कि जिसको हम डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं, तो डिस्टेंस एजुकेशन पर भी फोकस किया गया 11वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसीलिए जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है इसको भारत की शिक्षा योजना कहा जाता है। क्या? भारत की शिक्षा की योजना कहा जाता है। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? तो अब 12वीं पंचवर्षीय योजना आ गई और इसकी अवधि ध्यान रखना आपसे पूछा है तो इसकी अवधि निर्धारित करी गई थी 2012 से 2015 तक। लेकिन आपसे पूछा जाए कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है ये 2012 में तो शुरू होती है लेकिन कब तक चल पाती है? तो ये 2015 तक चल पाती है, क्योंकि 2015 में क्या होता है? 2015 में नीति आयोग का गठन हो जाता है। समझ गए आप लोग? तो आपसे पूछा जाएगा कि योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में किया गया? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो है योजना आयोग को खत्म कर दिया जाता है और इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन हो जाता है और मोदी जी के द्वारा नीति आयोग का गठन किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा जो योजना आयोग है इसके द्वारा कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई? तो 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई। ठीक है, और ये 1950 से लगाकर 2017 तक चलनी थी 12 पंचवर्षीय योजना, लेकिन ये 1950 से चलती कब तक हैं? 2015 तक ये चलती हैं। ठीक है, 2015 तक। ठीक है, फिर नीति आयोग का गठन हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हो जाता है। तो आपसे नीति आयोग के बारे में कई सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, एक बार में आप पढ़ लो। सबसे पहले नीति आयोग में नीति टर्म का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग की स्थापना करी गई थी योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर है दिल्ली में। नीति आयोग जो है ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान में इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। इसको भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो हम बात करें इसके अलावा जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति
प्रधानमंत्री करता है, और उपाध्यक्ष जो होते हैं नीति आयोग के, इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। तो नीति आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो होते हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री। ठीक है, तो नीति आयोग की स्थापना हुई 2015 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो आप कहेंगे नरेंद्र मोदी। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और नीति आयोग के पहले सीईओ पूछे जाएं तो आप कहेंगे सिंधु श्री खुल्लर, नीति आयोग के पहले सीईओ थे। अभी आपको बताना है कि जो नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं और सीईओ हैं, तीनों आप बताइए कि वर्तमान में ये 3 पदाधिकारी कौन कौन हैं। ठीक है, अब एक टेस्ट है आप लोगों के लिए, इसका आंसर आपको देकर जाना है कि किस व्यक्ति को भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक कहा जाता है। फटाफट से, यदि आप लोगों ने वीडियो देखा है तो ईमानदारी से आंसर लगाइए और अपना स्कोर भी शेयर कीजिए। क्या आप लोग अपना स्कोर शेयर कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आपने सही आंसर दिए हैं, अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी ई बुक के बारे में। ठीक है, तो यदि आप इसी प्रकार से वेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं चैनल पर। एक स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक, एक जो है करंट अफेयर्स की ई बुक, और एक सामान्य विज्ञान की ई बुक। और इन 3 ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आप इन ई बुक से पढ़ाई करके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। यदि आपको ई बुक्स के बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है आपकी, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या होती है तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप ईमानदारी से बताइए कि ये कंटेंट आपको कैसा लगा। और एक चीज़ और आप बताइए कि आप बहादुर सर के मतलब जो अभी मेरे एक चैनल पर सर पढ़ाना शुरू किए हैं कुछ दिन से, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि वो अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप लोग उनके बारे में क्या चाहते हैं कि एक वीडियो उनका भी आना चाहिए डेली, कि एक वीडियो बहादुर सर का आना चाहिए और मैम का, बस 2 वीडियो आना चाहिए, या फिर केवल बहादुर सर का 1 वीडियो आना चाहिए, या फिर तीनों सर के 1-1 वीडियो आना चाहिए। ठीक है, मतलब मैम का, मेरा और उन वाले सर का। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये वाली बात ज़रूर बताएं क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। बच्चे अलग अलग प्रकार से कमेंट कर रहे हैं कि सर किससे पढ़ना है, किससे नहीं पढ़ना है, किसका आना चाहिए, किसका नहीं आना चाहिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।